थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में, या क्वेश्चंस जो ज्यादा पूछे गए हैं नीट में, वैसे क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश की जाएगी। तो आज हम पहला पार्ट डिस्कस कर देते हैं, सेकंड पार्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने में। सो ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जेनेटिक क्लोन क्या होता है बच्चों? जेनेटिक क्लोन क्या होता है? वैष्णवी ने ए बोला, रिया ने ए बोला, क्या रीजन हो सकता है ए का? कल्याणी ने भी ए बोला। सिंपली मीन है बच्चों, क्लोन का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाकी तीनों ऑप्शंस में सिंपली क्या दिया गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिए गए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कितनी भी ज्यादा सिमिलैरिटी हो, वो क्लोन तो नहीं बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीसीआर। पीसीआर किसके लिए यूजफुल है बच्चों? सबने ए बोला। एक मिनट, लेट मी रीड। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फॉर फॉर्मिंग बिलियंस ऑफ कॉपीज, सही है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन। हाँ बच्चों, यही होगा। पीसीआर का मतलब ही क्या है कि वो एम्पलीफाई करने के लिए होता है। अच्छा, बायोटेक में पीसीआर किसको एम्पलीफाई करने के लिए होता है बच्चों? नाम बताएंगे आप लोग। बायोटेक में पीसीआर किस चीज को एम्पलीफाई करने के लिए होता है? बैक्टीरिया, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये क्या है, बैक या यैक क्या है? हम अपने डिजायर्ड डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं इसके हेल्प से, यहाँ बायोटेक में। कुछ बच्चे ने कहा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बता दे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मतलब जहां पर सिंगल एंटीजन के साथ रिएक्शन कराया जाए किसी एंटीबॉडी का, वो मोनोक्लोनल होता है। मतलब एक ही उसमें क्लोनिंग साइट रहेगा। और थर्ड है हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन। हाइब्रिडोमा का मतलब अगेन ऐसे जीन्स या ऐसे जेनेटिक मटेरियल जिसमें एक से ज्यादा जीन्स का कंट्रीब्यूशन हो, एक से ज्यादा टाइप ऑफ जीन्स का कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है। और वो जो एक से ज्यादा जीन रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से आए रहेंगे, वो सेम इंडिविजुअल का नहीं होगा। दैट इज हाइब्रिडोमा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। पीबीआर 322 दिया है। लेट मी रीड। हिंद फर्स्ट, इकॉर फर्स्ट, एम्पिसिलिन, ओरी। हिंद फर्स्ट, बाम फर्स्ट, कैन क्या है? बाम फर्स्ट, पीएसटी फर्स्ट, ओरी, एम्पिसिलिन। पीएसटी तो हम्म, अच्छा अच्छा, बी क्या है, ए क्या है, ये लिखना है। मैं वही सोच रहा हूँ उसमें लिखना क्या है। ठीक है। ई एस्केरेशिया कोलाई, बी। बाम फर्स्ट है। सी कहाँ है? P1 PST। सी आई थिंक एम्पिसिलिन था ना बच्चों। और डी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हम्म। अम, प्राची और ओजास्वी का सही। हाँ वैष्णवी बताइए। सर, ए में तो हिंद वन होगा और बी में BAMHI होगा, H1। सर लेकिन सी में तो एम्पलीफिकेशन और डी में ओरिजिन होना चाहिए ना। हाँ, सी में एम्पिसिलिन होगा।
हाँ, डी ओरी है, बी बाम फर्स्ट है, ए आई थिंक ये है हिंट एस्केरेशिया। 1 है। हि- एस्केरेशिया कोलाई होगा, देखिए एक बार। हाँ रिया। सर बोल रहे हैं कि 3 में ऑप्शन ए होगा कि डी होगा। पीबीआर 322 का डायग्राम है आप लोग के पास? यस सर। ए में देखिए क्या है, ई और फर्स्ट है कि क्या है? मुझे तो यही लग रहा है कि यही होना चाहिए, ई और फर्स्ट ही होना चाहिए। हिंद तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है, डी ही होगा। बच्चों ने कंफर्म कर दिया देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कल ही अभी बताया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का। ये ट्यूमर कॉज करता है और इसके सेल को हमने, इसकी जीन को हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया था। तो कहां पर यूज हुआ था बच्चों? मेरे ख्याल से सभी बच्चों का आंसर सी ही होना चाहिए। इसमें कोई कल्याणी डी कैसे होगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज कहाँ हो गया? हमने क्लोनिंग वेक्टर में तो इसका यूज किया था, होस्ट में डाल करके हमने ट्यूमर्स जो कॉजिंग जीन्स थे उसको हटा दिया था। नेक्स्ट इज, दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग तक। A genetic engineered bacteria used for clearing oil is, ऑयल क्लियर करने के लिए स्यूडोमोनास, एस्केरिशिया कोलाई नहीं है, बैसिलस सबटाइलिस नहीं है, एग्रोबैक्टीरियम स्यूडोमोनास ही होना चाहिए। बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस सबटाइलिस का यूज देख लेते हैं। मुझे भी सुना सुना नाम लग रहा है, बट लेट मी सी। बैसिलस सबटाइलिस, अच्छा रूमिनेंट्स में पाया जाता है, ठीक 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 ठीक। वही मैं सोच रहा था कि कहाँ मैंने इसको सुना है। ये रूमिनेंट केस में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, मिथेनोजेंस बैक्टीरियाज होते हैं ये एक तरीके से। सो स्यूडोमोनास पिट्यूटा विल बी द राइट आंसर। 5 को एलिमिनेट करके बनाया है। अच्छा, ठीक है बच्चों, तो सॉइल क्लियरिंग में स्यूडोमोनास प्यूट्रिडा होगा। 6th क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम न्यूक्लियर जीन, मैनिपुलेशन ऑफ जीन बाय आर्टिफिशियल मेथड। यहाँ पर आर्टिफिशियल बायोटेक की बात हो रही है या मॉडर्न बायोटेक की बात हो रही है, तो हमने किस चीज को मैनिपुलेट किया है मॉडर्न बायोटेक में? ऑब्वियसली दो बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी बच्चों ने आंसर ही नहीं दिया, ये गलत है। आंसर दीजिए, सही चाहे गलत दीजिए, ठीक है। डिस्कस करने का मतलब यही होता है कि आपको आंसर, और आंसर नहीं पता है तो एटलीस्ट रीजन तो पता होना चाहिए कि किस चीज का क्या रीजन है। तो आज के टाइम में हम जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो हमने क्या बोला था? जीन्स के साथ छेड़छाड़, मतलब जीन्स के साथ मैनिपुलेशन करना मॉडर्न बायोटेक है, ठीक है। हम आरएनए के साथ नहीं करते हैं, हम बाकी कंसेप्ट के साथ कर रहे हैं, लेकिन मेन हम जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं? जीन्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर फॉर द गिवन apparatus। ये स्पार्जर टाइप, ये आपको दिया गया है क्या, बायोरिएक्टर। तो क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर द गिविंग apparatus। ये तो क्लियर है तुम लोग का ऐसे। प्राची ने ए बोला, वैष्णवी ने सी बोला। हाँ, ए नहीं होगा प्राची, जीन गन नहीं है ना ये। जीन गन तो गन की तरह स्ट्रक्चर होता है और उस पे फिर
वो कोटिंग की जाती है जीन्स की, वो दिखाया जाता ना। तो ये डायग्राम के हिसाब से आपको आंसर देना था, एंड दैट विल बी द स्पार्जर टैंक। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ये चीज तो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following enzymes cut the DNA molecules at specific nucleotide sequence? अब भाई इसका आंसर तो मुझे लगता है सबको दे देना चाहिए। हाँ, सभी बच्चों ने जिन्होंने आंसर दिया है सबका करेक्ट है। इट विल बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। Which structure involved in genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है या पाया जाता है? प्लास्टिड, कोडॉन, प्लाज्मिड, या किसमें से कोई भी नहीं? रिया सी क्यों, या टाइपिंग मिस्टेक कर दिया आपने? बाकी सब बच्चों का सही है। जी वैष्णवी बोलिए। सर एक डाउट है कि सर जब भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट जीन बनाते हैं तो ऑलवेज हम लोग प्लाज्मिड ही क्यों लेते हैं, और कुछ भी तो ले सकते हैं ना? ये आपको किसने कहा कि प्लाज्मिड लेते हैं हम लोग? सर मैंने जब मतलब प्लाज्मिड लेते हैं ना, मतलब जिस केस में हम लोग पढ़े उसमें प्लाज्मिड लेते हैं, लेकिन नहीं, हमने और सुनिए कुछ सुनिए लेते हैं? सुनिए, हमने अपने अंदर क्या पढ़ा था? रेट्रोवायरस। जब हम कल जीन थेरेपी यस पढ़ा सर। रहे थे तो हमने क्या कहा था कि हमने यस अपने सर। अंदर जो वो बच्चे के अंदर जीन डाला, वो रेट्रोवायरस से डाला, तो उसके अंदर वेक्टर रेट्रोवायरस हुआ। हमने जब चारों होस्ट को यस। बताया था तब भी हमने कहा था प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर कभी भी वायरसेस के थ्रू हम डालते हैं, और किसी बैक्टीरिया के अंदर यस डालना सर है तो समझ। प्लाज्मिड्स यूज करते हैं। यस सर ठीक है, समझ। तो प्लाज्मिड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक्सटेंशन एनिलिंग। एक्सटेंशन किस टेम्परेचर पे होता है और एनिलिंग किस टेम्परेचर पे होता है बच्चों, पीसीआर में? इसमें बताना क्या है? फर्स्ट, एनिलिंग टू एक्सटेंशन, टैग पॉलीमरेज होगा। एक्सटेंशन से हीट करके क्या बनाते हैं हम लोग? सेकंड ऑप्शन, सेकंड, डिनेचुरेशन। डिनेचुरेशन ये भी सही है, सेकंड ये भी सही है। थर्ड, सेकंड टू थर्ड, सेकंड टू थर्ड में प्राइमर्स का एडिशन है, ये गलत है। थर्ड ये सही है। फोर्थ वाला देख सकते हैं क्या? हाँ, लाइगेशन नहीं, तो ए वाला सही होगा बच्चों। ये क्वेश्चन समझा समझा दें? ये क्वेश्चन मेरे को भी बाद में समझ में आया। इसमें एक साइकिल दी हुई है और इस साइकिल में आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर में क्या हुआ, सेकंड नंबर में क्या बनाया क्या हुआ, और थर्ड नंबर में क्या होगा। तो एनीलिंग से एक्सटेंशन जाने में जो यूज होता है वो है टैग पॉलीमरेज। एक्सटेंशन के बाद जब हम हीट करते हैं तो हमारे जो प्रोसेस होती है, मतलब तीन प्रोसेस है ना, एनीलिंग, एक्सटेंशन और डिनेचुरेशन। तो ये डिनेचुरेशन हो जाएगा आपका। अब डिनेचुरेशन से एनीलिंग करने में जो थर्ड जो चीज जोड़ते हैं, देखिए सेकंड स्टेप में आया है और थर्ड एडिशनल आया है। तो थर्ड में मतलब जो चीज जोड़ा जाएगा, तो क्या जोड़ा जाता है? प्राइमर्स जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गया। ओके ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एम्स एट। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एम क्या है भाई? होल सोल एम क्या है? डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड जीन्स, प्रिजर्विंग डिफेक्टिव जीन्स, क्यूरिंग ह्यूमन डिजीज बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन न्यू जीन, ऑल ऑफ द अबव। मुझे आंसर तो सी लग रहा है, लेकिन ये बाद में जो हीमोफीलिया लिख दिया है, अगर ये एज एग्जाम्पल दिया है तो बिल्कुल सही है, और सिर्फ हीमोफीलिया दिया है तो गलत हो जाएगा ये। क्योंकि सिर्फ हीमोफीलिया के लिए हम थोड़ी जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आई थिंक एग्जाम्पल ही दिया है, क्योंकि ब्रैकेट में करके दिया है ना, तो शायद एज एग्जाम्पल दिया है।
कि जैसे कि हीमोफीलिया जैसे डिजीजेस के लिए हम क्या करते हैं, न्यू जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। आप लोग को क्या लग रहा है बच्चों, एग्जाम्पल ही है ना? हाँ, एग्जाम्पल ही है। इफ इट इज एग्जाम्पल देन थर्ड वन इज करेक्ट। ओके ओके, रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स? कल ही बताया अभी आप लोगों को, कल के ही इसमें डिस्कशन हुआ। ओजस नहीं, रिया, वैष्णवी, जासवी, तीनों का सही है। इट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। किस मेथड पर बेस होता है बच्चों ये? डीएनए किस बिहाफ पर आइसोलेट किया जाता है? कैसे फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं डीएनए के, बताइए। हाउ डिड द डीएनए फ्रेगमेंट्स गेट सेपरेटेड? चिल्ड एथेनॉल से की हेल्प से हम आइसोलेट कर पाते हैं। हाँ वैष्णवी, ये एक्चुअली क्या करते हैं, इनका मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, टुवर्ड्स विच पोल, टुवर्ड्स विच एंड, पॉजिटिव और नेगेटिव। यूवी रे, एग्रोस जेल नहीं, हाँ एग्रोस जेल के अंदर होता है डीएनए का मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड होता है, ठीक है। ओके, चिल्ड एथेनॉल से फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, और फिर रेडियोग्राफी मशीन पे हम इसको ऑब्जर्व करके निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल से ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है इसमें। ए क्या है बच्चों, आप लोग खुद से बता दो। ए बी सी डी मेरे को ऐसे ही बता दो आप लोग। ए क्या है, डिनेचुरेशन। बी क्या है, एनिलिंग। और सी क्या है, एक्सटेंशन। और डी क्या है, रेपिटेशन। रेपिटेशन ही है ना डी, एम्पलीफाइड, वही रेपिटेशन और एम्पलीफिकेशन इज सेम थिंग। तो ए डिनेचुरेशन है, बी एनिलिंग है, सी एक्सटेंशन और डी रेपिटेशन या एम्पलीफिकेशन। ठीक है बच्चों, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर है? क्लोनिंग वेक्टर, आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए थे जब क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़ाया गया था, तो उसमें कई सारे एग्जांपल्स बताए गए थे। क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन है? वो बच्चों सुनो, वो चीज जो क्या कर सकती हो, जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सकती हो। तो प्लाज्मिड तो कैरी करती है, विदाउट एनी डाउट प्लाज्मिड कैरी करती है। लेकिन आप लोगों को जब बताया गया था तो कई सारे क्लोनिंग वेक्टर्स बताए गए थे। लेट मी सी इफ आई एम हैविंग दैट आल्सो। वेट, अगर हमको वो चार्ट मिल जाता है तो मैं एक बार आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। उसमें मैंने आप लोग को बताया था बच्चों, ठीक है, कि कॉस्मिड्स भी यूज होते हैं, ठीक है, फैजमिड्स भी यूज होते हैं। फैजमिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज तीनों यूज होते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर। और वायरसेस भी, हालांकि बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस है, तो हर चीज यूज होता है एज अ वेक्टर, बट ये है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म यूज होता है। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है दैट विल बी करेक्ट। हाँ, 14th का डी, 15th का भी रिया ने दे दिया। चलिए 15th का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? हाँ तो सही है। प्राची सी कैसे होगा? बाकी सब बच्चों का तो ठीक है, प्राची सी कैसे होगा?
एक बार देखिए, क्या बाकी सारे नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें फोर्थ होगा बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेक्टर, एक मिनट मुझे देख लेने दो। तो ADNA BDNA, इसमें बताना क्या है? वेक्टर BDNA फॉरेन, ए क्या है और बी क्या है? ठीक है। एंजाइम रिकॉग्नाइजेशन पैलिंड्रोम, लाइगेज होगा वहां पर। दो एंजाइम जॉइनिंग सेट, नहीं यहाँ पे लाइगेज होना चाहिए। 16 का आपको क्या लगता है बच्चों? एस्केरेशिया कोलाई मान लो कट कर रहा है रिकॉग्नाइज करके, तो कटिंग के लिए आई थिंक हाँ एस्केरेशिया कोलाई बनाना चाहिए। और सेकंड आ रहा है क्या आप लोग को? देखिए। कल्याणी ने बोल दिया, वैष्णवी ने बोल दिया, रिया ने डी बोला, प्राची ने बी बोला और जसवी ने बी बोला। ठीक है हाँ। वेक्टर और फॉरेन तो चलो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मान लेते। हाँ रिया कुछ कहना चाह रहे? कुछ कहना चाह रहे रिया? यहाँ पर एंजाइम की बात हो रही है। एंजाइम क्या सीक्रेट कर रहा है? कौन सा एंजाइम कट कर रहा है? हाँ सर उसमें लिखा है एंजाइम जॉइनिंग द स्टिकी एंड्स, तो ये होगा ना, ये तो एक्सोन्यूक्लियस होगा ना। स्टिकी एंड्स को कौन ज्वाइन करता है? लाइगेज ही करेगा ना। कटिंग देखो, कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस कटिंग करेंगे रिकॉग्नाइज करके स्पेसिफिक एंड्स पे, लेकिन ज्वाइनिंग का काम कभी भी किसका होगा? लाइगेज का होगा। और डीएनए लाइगेज किसको ज्वाइन करता है? हमेशा स्टिकी एंड्स को ज्वाइन करता है, ये आपको पहले भी बताया गया है। और एंजाइम जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करता है उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पहचानने का तरीका क्या है? उसका नॉमनक्लेचर। तो इन चारों में आपको जो नॉमनक्लेचर दिख रहा है वो सिर्फ एक में ही दिख रहा है, तो यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? नॉट करेक्टली मैच्ड है। अच्छा, करेक्टली मैच नहीं किया गया, बताइए। जीन गन बायोप्लास्टिक, ये भी गलत है, बायोलिस्टिक होना चाहिए यहाँ पर तो। सेकंड प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, तो सही लग रहा है मुझे। डीएनए लाइगेज बायोलॉजिकल सीजर, ये बिल्कुल गलत है। बैक्टीरियोफेज वायरस, ये सही है। दो ऑप्शन कैसे गलत हो सकते हैं भाई? इसमें ए वाला भी गलत है और सी वाला भी गलत है। या फिर हो सकता है मिसप्रिंट किया हो इन लोगों ने, बायोलिस्टिक को बायोप्लास्टिक कह दिया हो। कई बार होता है ऐसा, क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट हो जाता है। डीएनए थर्ड वाला तो पूरा एकदम इंटेंशनली रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि डीएनए लाइगेज में स्पेलिंग करेक्शन का नहीं कोई डाउट है, ये बिल्कुल गलत पेयर ही किया गया है। ज्यादा गलत तो थर्ड वाला है, लेकिन पहला वाला भी अगर स्पेलिंग देख के कहें तो गलत है। एनी हाउ, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं देखते। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ए बी सी एंड डी? ए बी और सी डी के लिए क्या चीज करेक्ट ऑप्शन है? ठीक है, ए कहाँ है? फॉरेन डीएनए कट किया जाएगा, बी कट किया जाएगा एंडोन्यूक्लियस से, दोनों को एंडोन्यूक्लियस ही कट करेगा ना। सी लाइगेज होगा और डी में ट्रांसफर होगा। देखते हैं कौन कौन है। एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, ट्रांसफर। फोर्थ वाला आ रहा है बच्चों सबका? हाँ सबका ही फोर्थ आ रहा है। 18 का डी, नहीं 18 का फोर्थ। तो वैष्णवी देखिए एक बार आप अपना, ए आ रहा है शायद आपका।
एक्सोन्यूक्लियस कभी बीच से कट नहीं कर सकते ना, जबकि यहाँ बीच से कटिंग हुई है। हाँ, ओके। 19 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर सीजर? मॉलिक्यूलर सीजर कौन है? जितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है सब मॉलिक्यूलर सीजर है, और आई थिंक इसमें से सब है। 19 का भी डी होना चाहिए। बस ये बाम एस सेकंड अलग अलग करके लिख दिया है, साथ ही होगा, ठीक है। बाम सेकंड, एक और फर्स्ट, हिंद सेकंड, सारे के सारे क्या होंगे? मॉलिक्यूलर सीजर कहलाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्री फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो पहली डिमांड होती है या पहले से जो डिमांड होती है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन एंटीबायोटिक करने की, वो क्या होती है? इन चारों में से क्या होती है कि हम पहले से ये करके रखें? अगर तुमको एंटीबायोटिक बनाना है, ठीक है, तो पहले से जो रिक्वायरमेंट है उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो क्या है? प्रिया ने आंसर दे भी दिया, एक मिनट मुझे पढ़ लेने दो। टू आइसोलेट एंटीबायोटिक जीन, टू सर्च एन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू जॉइन एंटीबायोटिक जीन विद ई कोलाई प्लाज्मिड्स, ऑल ऑफ दिस। सबसे पहला तो प्रायोरिटी हमारा होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना? सर्च करना। किसी भी बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? हमको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट एक बार फाइंड आउट हो गया ना, तो किसी ना किसी प्लाज्मिड्स में या किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में हम उसको अटैच करा ही देते हैं, लेकिन वो जीन मिलना बहुत मुश्किल होता है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो पहला वाला आंसर मुझे भी सही लग रहा है कि ये हमारा एंटीबायोटिक जीन क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। एंटीबायोटिक बनाना है आपको तो आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले खोजना पड़ेगा ना, या लेना पड़ेगा। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट विल बी योर प्रियोरिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। सबको समझ में आ गया? हैंड रेस कर दीजिए बच्चों, समझ में आ गया सबको? हाँ, गुड। 6 लोग हैं, उसमें से भी 4 लोगों ने हैंड रेस किया। ये अटेंडेंस बड़ी कम होती जा रही तुम लोगों की। क्या सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हो क्या कि हाँ भाई हो गया आप छोड़ देते हैं? लड़कों में सिर्फ ये संदेश करके आ रहा है, बाकी सब तो पता नहीं कहाँ है। लड़कियां सभी आ रही हैं ऑलमोस्ट, लिस्ट लेस और मोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये स्टीयर टाइप बायोरिएक्टर दिया गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। ये ऊपर इस तरह का एक क्वेश्चन और दे दिया गया था स्पार्जर को लेकर के, तो ठीक है, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। स्टीयर टाइप बायोरिएक्टर है और ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। फर्मेंटेशन इन द सेंस जो भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराना है इसमें टैंक में। हाँ वैष्णवी, बताइए अपना डाउट। सर वो 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना सर, उसमें जो है सेकंड पॉइंट है टू सर्च एन एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फिर वो जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है उस ऑर्गेनिज्म पे भी तो हम लोग मतलब वहां से डिजायर्ड जीन लेके फिर ये करवाते हैं, तो उस पे हम लोग नहीं डिपेंड होंगे। हो सकता है, लेकिन सर लेकिन पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा तब ना, जैसे कि हम लोग एग्रोबैक्टीरियम वाला कर रहे थे, तो फिर वो ट्यूमर इंड्यूसिंग मतलब वो हमारे लिए बेनिफिट था कि नहीं? वो तो वो अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा तब ना हम लोग वहां से आइसोलेट करेंगे जीन को। उसके बाद से फिर अब जो भी जीन आइसोलेट हो गया उसके बाद से प्लाज्मिड में लगाएंगे तब एंटीबायोटिक का फॉर्म होगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो डी होना चाहिए ना। एंटीबायोटिक जीन, हाँ बी होना तो हो सकता है। टू सर्च सर एन लेकिन होगा ही। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली मैंने स्टेप वाइज लिखा है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप में ये कभी नहीं कहा गया कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोजिए जो ये जीन प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे
हमेशा यही लिखा जाता है कि अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कीजिए। सर ठीक है, लेकिन सर हम लोग पढ़ते हाँ हैं हाँ जब, तो बिल्कुल फिर उस जाहिर सी टाइम बात है। प्रोसेस जो पढ़ते हैं पूरा डीपली। जब तक खोजेंगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। लेकिन ये इसके स्टेप में काउंट नहीं होता है। हो सकता है इसके ऑलरेडी ये लोगों ने मतलब ये कंपलसरी क्राइटेरिया करके रखा हो कि वो ऑर्गेनिज्म तो पता होगा ही, तभी हम बनाने जा रहे हैं उसका प्रोडक्ट। यस सर, वही चीज। तो तो फिर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे? वही चीज हम उस चीज का फिर एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे ना जिसका माइक्रोब हमको नहीं पता है। तो हम अगर कर यस रहे हैं तो सर। इसका मतलब माइक्रोब हमको पता है। हाँ रिया, कुछ कहना चाह रहे रिया आप? जी। सर हम ये बोल रहे हैं ना कि सर 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये जो पहले क्वेश्चन था उसी का रिपीटेड है, तो इसमें भी सी ही होगा ना? वो पहले वाला स्पार्जर टाइप का था और ये वाला स्टीयर्ड है। ठीक है। यस सर। हाँ तो दोनों में मतलब बहुत सारा फर्क है बस, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही है। हाँ वही बोल रहे सर, तो इसका आंसर सी ही होगा ना? बिल्कुल सही होगा, थर्ड ही होगा इसका आंसर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleoside sequence. ये मुझे ऑप्शन सही लग रहा है। एंडोन्यूक्लियस है तो स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करके कट करेगा। सेकेंड, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस मतलब पैलिंड्रोम के सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बोलते हैं। तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट सेम रीडिंग करनी चाहिए। थर्ड, restriction enzyme cannot cut DNA। तो फिर किसे कट करेगा? बाल कट करेगा वो। फोर्थ, restriction enzyme belongs to enzymes called nuclease। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हाँ क्योंकि न्यूक्लियस के ही डीएनए को लेस और मोर कट करता है तो न्यूक्लियस से इसकी प्रॉपर्टी बिलोंग कर सकती है, क्योंकि न्यूक्लियस एक तरह से न्यूक्लियस को डिसॉल्व कर रहा है ना उसके डीएनए को कट करके, तो न्यूक्लियस की कैटेगरी में आ सकता है ये। सो सी सही ऑप्शन लग रहा है मुझे। रिया का बी आ रहा है, ओजस्वी का सी, वैष्णवी का बी, और वैष्णवी ने डी और सी दोनों लिख दिया है। ठीक है, सी तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। डी वाला आप लोग को समझना था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कोई भी चीज, जैसे कोई प्रोटीन को जैसे डिसॉल्व कर रहा है, अगर खत्म कर रहा है तो उसको प्रोटीएज कहेंगे। कोई आपके न्यूक्लियस को अगर डिसॉल्व करे तो उसको न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस को डिसॉल्व करने के लिए डीएनए को डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो डीएनए को डिसॉल्व करने की कैटेगरी में ये भी तो आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये भी तो आखिरकार डीएनए को ही कट कर रहा है ना, तो ये एक तरीके से न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। समझ में आ गया बच्चे? हैंड रेस कर दीजिए सभी। सी क्यों होगा? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, restriction fragments length polymorphism is restriction fragment length polymorphism is restriction fragment length polymorphism किसको कहते हैं बच्चों? तो आई थिंक ये हम लोग के सिलेबस में था कि नहीं था, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ जीन्स। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मतलब जिसपे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करे, मतलब वर्क करे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो अलग जीन्स के ऊपर किस तरीके से डिफरेंस शो कर रही है, इसको हम रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। द डिफरेंस, द टेक्निक यूज्ड टू फिंगरप्रिंट पैटर्न। फिंगरप्रिंट वाले में तो वो आता है, क्या नाम है,
VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। सेकेंड क्या है? द डिफरेंस इन द रेस्ट्रिक्शन मैप बिटवीन द टू एलील्स इन डिप्लॉयड सेल। हाँ, रेस्ट्रिक्शन मैप पे डिफरेंस होना बिटवीन द टू एलील्स, दो एलील्स के बीच में, ये हो सकता है सेकेंड वाला। थर्ड वाला, डिफरेंस इन द रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीसीज। हाँ बताओ, दो इंडिविजुअल, चुप 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 चुप, क्लास चल रही है। हाँ। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, जूता पहने हो ना तुम? हाँ। तो बच्चों क्या बता रहे थे हम? रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट्स, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सेकेंड और थर्ड दोनों में मुझे डाउट है। हंसो मत, ठीक है? हमारी भांजी है। क्या मामा? हाँ, मछली या तो मछली। मछली नहीं लाएंगे अभी, बाद में, अभी पढ़ा रहे हैं। देखो ये बच्चे हैं, देखो ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे लोग पढ़ रहे हैं ना? तुम भी पढ़ोगे ना? क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आइडेंटिफाई, आई विल फाइंड आउट दिस टू एंड देन आई विल डिस्कस लेटर ऑन ना। कल मैं इसको बताता हूँ। हेलो मत करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर द गिवन फिगर। गिवन फिगर के लिए करेक्ट मैच क्या है? तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 24 वाला 24 वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रोफोरेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली हाँ, ए होगा। सबने सही बोला है, एकदम ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को अगर हम देखें, which of the following statement is not correct about cloning vector? क्लोनिंग वेक्टर के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो क्लोनिंग वेक्टर के लिए क्या, ओरी इज अ सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, तो सही है। सेकेंड, सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का ग्रोथ होने देता सेलेक्टेबल, और ट्रांसफॉर्मेंट्स का नहीं होने देता। एक मिनट, इसको कंसीडर किया जा सकता है गलत। एक थर्ड वाला, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव सिंगल रिकॉग्निशन, सही बात है। फोर्थ, द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एलियन डीएनए is carried out at restriction site present in one of the two. हाँ, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट में से किसी एक पे लाइगेशन किया जाता है एलियन डीएनए का, और एलियन डीएनए जहां पर भी किया जाएगा वो रिकॉग्नाइजेशन साइट सिंगल ही होगा, चाहे वो एम्पिसिलिन हो चाहे टेट्रासाइलिन। सेकेंड वन इज रॉन्ग। सेकेंड वन इज रॉन्ग बिकॉज सेलेक्टेबल मार्कर्स सेलेक्टिवली परमिट नहीं कराते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स सिर्फ ये बताते हैं कि हाउ ट्रांसफॉर्मेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। इट मे बी बाय दिस मेथड, इट मे बी बाय कलर चेंजिंग मेथड। कलर चेंज से भी बता सकते हैं, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से, ये ग्रोथ से भी बता सकते हैं, किसी भी मेथड से बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रोथ के बिहाफ पर सेलेक्टेबल मार्कर को आप वो करेंगे तो ये गलत है। Next question is, which of the following features cannot be associated with T.I. plasmid of Agrobacterium tumefaciens, which is modified into a cloning vector? इतना लंबा क्वेश्चन है। Which of the following feature cannot be associated with T.I. plasmids? कौन सा फॉलोइंग फीचर T.I. plasmids agrobacterium which is modified, जिसको मॉडिफाइड किया गया है क्लोनिंग वेक्टर में? तो
इट इज एबल टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू वैरायटी ऑफ प्लांट, सही बात है। Second, it is modified into cloning vector as it can transfer a piece of tDNA into a plant cell. हाँ, पहुंचाएगा तो। थर्ड वाला क्या है? इट इज पैथोजेनिक, नहीं पैथोजेनिक नहीं होता। आफ्टर रिकॉम्बिनेशन इट इज नॉट पैथोजेनिक। थर्ड। फोर्थ, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोट इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, टीआई प्लाज्मिड्स। Natural genetic engineer in the case of agrobacterium deficiency. टीआई प्लाज्मिड्स पे अगर हम फॉरेन डीएनए लाइगेट कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, तो टीआई प्लाज्मिड अपने आप जाकर के वो कैरेक्टर को प्लांट्स के अंदर रिप्रेजेंट करने लगता है। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या है कि वो प्लांट के अंदर सेल्फ रेगुलेटिंग है, तो अपने आप में वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट लग रहा है मुझे। क्या लगता है बच्चों आपको? ए, सी, प्राची ने बी बोला, बी तो बिल्कुल नहीं है। वैष्णवी ने भी सी बोला। सी या डी आप बोलते तो सही रहता, बट सेकंड तो नहीं है। सेकंड किस बिहाफ पे बोला जा सकता है भाई? इट इज मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर एज कैन ट्रांसफर अ पीस ऑफ टीडीएनए इनटू अ प्लांट सेल। टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए ही तो देता है। कोई भी चीज अगर क्लोनिंग वेक्टर बन के गया है तो वो अपना डीएनए ही तो देगा होस्ट सेल को, तभी तो वो कैरेक्टर शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम लोग पढ़ो, मैं तेज नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ। Responsible for restriction the growth of bacteria excretion were selected. One was methylase, another was restriction endonuclease. What was the significance of methylase? ये तो मैंने शायद बताया था आप लोग को कि methylase का significance क्या होगा। methylase आपके restriction enzyme को क्या करके रखता है? किस फॉर्म में करके रखता है? वेरी गुड, प्राची वैष्णवी का आंसर सही है। रिया ने ए और सी किसका दिया है? नहीं, ए नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। पहले दिन ही आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताया गया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मेथाइलेशन कर देने से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और बैक्टीरिया अपने अंदर क्या करते हैं? इसको मेथाइलेशन करा करके ही रखते हैं ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करे? एक्ट ना करे, उनको खुद के डीएनए को काटने के लिए। ठीक है, तो अगर हमको होस्ट डीएनए को बचाना है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या करना पड़ेगा? इनएक्टिव रखना पड़ेगा। और कैसे रख सकते हैं? बाय एडिंग मैथिल ग्रुप टू देम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी दिख ही नहीं रहा। आइडेंटिफाई द फिगर्स एंड चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन का एक तरीके से मुझे लग रहा है, और इसमें सब कुछ डिसॉल्व हो गया है, और फाइनली हमको क्या आइसोलेट करना है? इसमें डीएनए आइसोलेट करना है, तो इसको डीएनए स्पूलिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। डीएनए स्पूलिंग कर रहे हैं, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन वी आइसोलेट डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज restriction enzyme ECOR first always cleaves the nitrogen sequence in DNA. आपको एक सीक्वेंस बताया गया था ना बच्चों, पैलिंड्रोम में जब पढ़ाया जा रहा था, तो वो सीक्वेंस का नाम क्या है? GAA, क्या क्या था भाई? GAATTC, यही था ना? देखिए एक बार बुक में आप लोग, मुझे जहां तक याद आ रहा है यही था। जो सीक्वेंस आपकी बुक में पैलिंड्रोम का लिखा गया है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस GAATTC है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों सेम रीडिंग है। 5 to 3, 3:5 सेम डायरेक्शन, तो सेम रीडिंग दे रहा है, और इसको हम याद रखेंगे ठीक है आगे के लिए, क्योंकि ये नीट का भी क्वेश्चन है।
ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है, नीट में भी आया था। एकदम इस तरह से नहीं पूछा गया था, बट ये सीक्वेंस के बारे में पूछा गया था। Following enzymes techniques are used in the process of recombinant DNA technology. बताइए बच्चों, तो पढ़ लेता हूँ। आइसोलेटेड जीनोम, डीएनए ligase, protease and ribonuclease for a mole of protein. ए वाला सही है। अच्छा, सीक्वेंस में करना है, वही मैं कह रहा हूँ, सब सही क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, अपना डीएनए आइसोलेट करते हैं। सबसे पहले कौन सा एंजाइम यूज होता है, काइटिनेज, सेलुलेज, प्रोटीएज, मतलब ये सब लाइसोजाइम जो वाले जो एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स, वो यूज होते हैं। तो ई वाला सबसे पहले आएगा। ठीक है, किसका फोन आ रहा है, ये दे दो, फोन आ रहा है। नेक्स्ट है, डीएनए निकाल लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग, पार्ट्स में, अच्छा प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लियस, हाँ ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड को भी मारते हैं। ठीक है, पहले हमने जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया, उसके बाद हमने बाकी सारे अदर सेल ऑर्गेनल्स को किल किया, फिर उसके बाद हमने अपना जो डीएनए है उसको क्या किया, कट किया। कट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं। अपना जो भी डिजायर्ड डीएनए होता है उसको फिर हम रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसको वेक्टर के साथ लाइगेज कराते हैं, मतलब लाइगेट कराते हैं, जोड़ते हैं। और जोड़ लेने के बाद हम लोग फाइनली क्या करते हैं, हाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और उसके बाद होस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है बच्चों, जो मेरे देखने में आ रहा है। देखिए थर्ड वाला होगा। पहले तो देखो ई हो गया, पहले हमने डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद उसके अगल बगल के आरएनए वारएनए थे उनको कट कर दिया, हटा दिया। अब हमारे पास प्योर डीएनए मिल गया। प्योर डीएनए को हमने एस्केरिशिया कोलाई से कट कराया, कट कराने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालने के बाद हमने क्या किया, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको गेन किया। और गेन करने के बाद हम क्या करते हैं, उस आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ लाइगेज कर देते हैं। और उसके बाद फाइनली हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए निकाल लेते हैं। अब बच्चों बताओ इसमें कौन सा स्टेप छूटा है। स्टेप तो सीक्वेंस में है, लेकिन फिर भी बीच में एक आध स्टेप छूटे हुए हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना, उसके अगल बगल के ऑर्गेनल्स को मारना, उसके बाद आप अपने जेनेटिक मटेरियल्स के ऊपर एस्केरिशिया कोलाई। यहाँ पर इल्यूशन का एक स्टेप छूटा है, जिसमें हम डीएनए को निकालते हैं अलग से, सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स में डाल के निकालते हैं, वो स्टेप छूटा है। डीएनए स्पूलिंग बच्चों ने बोला, एथेनॉल वाला। उसके बाद कट करते हैं, कट करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद हाँ वेक्टर का भी स्टेप छूटा है ना बच्चों। जब हम एस्केरिशिया कोलाई को आइसोलेट करते हैं तो एट सेम टाइम पर, उसी टाइम पर हम किसको कट कर रहे होते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ वेक्टर को भी कट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका भी तो एक सीक्वेंस कट होगा, तभी तो जाके लाइगेशन होगा। चलिए ठीक है, ये इतना आपको आता है, यही बहुत है। नेक्स्ट इज, अच्छा यहीं तक था क्या। सेकेंड पार्ट आज पढ़ने के लिए बच्चे ने मना किया था। 20 का आंसर क्या होगा एग्जैक्ट, 20 का कहाँ है, कहाँ है 20।
ए ही होगा, 1 ही होगा। देखो 20 में, देखो यहाँ पर 20 वाला और 30 वाला आपको आंसर बता दे रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में कुछ स्टेप्स को नहीं गिना जाता, जो स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं ना, यही करेक्ट स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। माइक्रोब्स को फाइंड आउट नहीं किया गया, क्या किया गया? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और 20 में भी देखिए क्या है? टू आइसोलेट द एंटीबायोटिक जीन, मतलब जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइसोलेट करना है। समझ में आया? सेकेंड, what which one is correct? थर्ड वाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन नॉट कट डीएनए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए कट नहीं करेगा तो क्या करेगा? पुदीना की चटनी बनाएगा वो, उसको इसीलिए बनाया गया, और वो डीएनए को ही नहीं कट करेगा। फोर्थ वाला तो सही हो गया ना एक तरीके से, न्यूक्लियस भी न्यूक्लियस को डिसॉल्व करता है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी एक तरीके से न्यूक्लियस को डिसॉल्व कर रहा है, तो दोनों की कैटेगरी एक ही हो गई ना, न्यूक्लियस की। और कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया है आप लोगों को? ठीक है बच्चों, ये था फर्स्ट पार्ट का आप लोगों का एमसीक्यूज। ये एनसीईआरटी लेवल के एमसीक्यूज थे। इसमें आरएफएलपी हमको देखना पड़ेगा एक बार। ये तो पता है आरएफएलपी दो रेस्ट्रिक्शन मैप, मतलब रेस्ट्रिक्शन मैप में दो जीन्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो अलग अलग जगह पर किस तरीके से एक्ट करता है ये बताता है आरएफएलपी। लेकिन क्या ये दो अलग इंडिविजुअल्स में है या एक ही सेल के दो अलग अलग पार्ट पे है, अलग अलग जीन्स पे? आई विल सी द, हाँ थोड़ा मैं इसको डिटेल में देखूंगा 23rd वाला। ओजास्वी, दीज ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ नीट लेवल। इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नीट लेवल का नहीं है। ठीक है, लेकिन नीट लेवल क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी कमांड था। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे आफ्टर 2015, और देन आप प्रैक्टिस कीजिए जितना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मन करे प्रैक्टिस कीजिए। जबकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे? So whatever the question had been asked here, these all things have taken from NCERT, and this is the must known question for you to compete for NEET. नीट पे compete करने के लिए क्वेश्चंस आना बहुत जरूरी है। तुम एनसीईआरटी पढ़ के डायरेक्ट एनटीजी सॉल्व करोगे तो तुमको कभी नहीं आएगा। एनसीईआरटी पढ़ के कभी भी सबसे पहले हमको एनसीईआरटी रिलेटेड एमसीक्यूज सॉर्ट आउट करना चाहिए, तभी हम उस चीज को वो कर पाएंगे। अब बच्चों कल के लिए आपको एक छोटा सा काम मैं दे देता हूं। सबसे पहला काम तो ये है कि आप लोग को जो सेकंड पार्ट का एमसीक्यूज है वो आप करेंगे कल खुद से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्लास के हम क्या करेंगे, जितने भी डाउट्स हैं आपके उन एमसीक्यूज में, उन डाउट्स को सॉर्ट आउट करेंगे। कई इजी क्वेश्चंस होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे। सो वी विल टेक फर्स्ट डाउट, और मुझे कोई चैप्टर बता दीजिए जिसका एमसीक्यूज मैं कल और डिस्कस करूं, या एनी चैप्टर का आप कहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दें, या थोड़ा हार्ड लेवल पे लेके जाएं। एनीवन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दें। चलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार इस चैप्टर से करा दूंगा, लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप लोग खुद से जो सेकंड पार्ट है उसको अटेम्प्ट करोगे। जो मैंने पीडीएफ दिया है उसमें सेकंड पार्ट भी है, इसके नीचे सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका कितने क्वेश्चंस हैं? 25 क्वेश्चंस हैं, आराम से हो जाने चाहिए। 25 क्वेश्चंस कर लीजिए एनसीईआरटी बेस्ड, तब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी भेज देता हूं आप लोगों को।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से उस पे भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो इजी इजी है वो तो आपको खुद से बता देना चाहिए, अब बता दीजिएगा जल्दी जल्दी आप लोग। इजी क्वेश्चंस बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो थोड़ा टफ होगा, हार्ड होगा, वहां पर हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे प्रीवियस ईयर में भी। ठीक है, ठीक है, करवा देंगे। ओके, इसको नीट लेवल का प्रिपेयर करा दे रहे हैं बिल्कुल, ताकि आप लोग का नीट में कोई भी क्वेश्चन आए इसमें तो आप आराम से कर सकें। हाँ, तुम लोग अपना डाउट क्वेश्चंस बता देना कल, ये जो सेकंड पार्ट है उसमें से। अच्छा बच्चों, किसी को फर्स्ट या सेकंड पार्ट में कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो, चाह रहा हूं मैं इंस्टेंटली आपको बता सकता हूं, अगर किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो। कोई बच्चा नहीं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो ठीक है बच्चों, आज मैं थोड़ा इमरजेंसी काम से जा रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट टर्म पे मतलब कल के दिन आप लोगों से क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। होपफुली कोशिश करेंगे दोनों चैप्टर्स का कंबाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लें, ताकि मुझे भी थोड़ी आसानी हो। और अगर मुझे शाम तक मौका मिला है, कोई एक आध बच्चे मुझे पर्सनली याद दिला देना, ये सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, तो मैं सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग भी एक बार और देख लें, तो करने में मजा आएगा। ठीक है बच्चों, हाथ उठा दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए, अग्रीड है आप लोग? हाँ, तो कोई भी बच्चा मुझे एक याद दिला देगा, कोई भी, कल्याणी, वैष्णवी, रिया, प्राची, ओजस्वी में से कोई भी एक बच्चा मुझे याद दिला देगा, ठीक है, तो मैं करा दूंगा। हाँ बच्चों, यू आर वेलकम। कल मिलते हैं सेम टाइम पर, थोड़ा मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ, ख्याल रखिए आप लोग अपना। बाय बच्चों।